What's up, guys? So, this is our new video regarding the PT टेस्ट ऑफ 2023। ये विज़न की टेस्ट सीरीज़ है जो 2023 के लिए है। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हम इसके आगे की वीडियो भी लेके आएंगे। तो विदाउट डिले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है फंडामेंटल राइट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 25 से 28 जो है इट कम्स अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो 25 से 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल है, ठीक है, पहले मैं उस पूरे आर्टिकल को लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, देन विल जंप ऑन द क्वेश्चन। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन practice and propagation of religion। ठीक है, सो ये है हमारा आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 के बेसिकली दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द सेकंड इज द फ्रीडम ऑफ द प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है लिमिटेड और विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, जो पहला पार्ट है, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, तो दिस इज योर एब्सोल्यूट पार्ट। ठीक, एंड फ्रीडम ऑफ द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने रिलीजन का प्रसार कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ इंडिया इट इंक्लूड्स दैट द फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक, यानी कि हमारे पास ये आज़ादी है कि हम चाहें तो किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करें। देखिए, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है। जस्ट लाइक पाकिस्तान, जस्ट लाइक इस्लामाबाद, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, ठीक है, अरब कंट्रीज़, वहाँ पर एक स्टेट का रिलीजन है, पर इंडिया में कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या चाहे तो आप कोई भी धर्म नहीं माने। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट, आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को ना माने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा कह रहा है इट बार्स ऑल द कन्वर्जन। देखिए, हमारा जो रिलीजन है वो सारे कन्वर्जन को बैन नहीं करता। ठीक है, यानी कि कुछ कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जन्स नहीं हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, वैसे अगर आपने ऑप्शन ए अगर आपका सही है, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो ऑप्शन ये और ये, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी और बी कट जाएगा, क्योंकि इसमें वन ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट बार्स ऑल द रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं उनको वो बार करता है, बैन करता है। रिलीजियस कन्वर्जन दो तरह के हो सकते हैं। पहला कि जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो विलफुली हो रहा है। ठीक है, विलफुल, अगर आपका जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो विलफुल हो रहा है, ठीक है ना, आपकी इच्छा से हो रहा है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो फोर्सफुल हो रहा है तो वो गलत है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है इट बार्स ऑल द रिलीजियस कन्वर्जन, नहीं, हमारा जो संविधान है अंडर द आर्टिकल 25 to 28, उसमें रिलीजियस कन्वर्जन्स अलाउड हैं, बट द कन्वर्जन शुड बी विलफुल, नॉट फोर्सफुल। सो आपका जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत हो गया। अगर दो गलत है तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन कटा नहीं कटा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल्स, नो, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इट इज़ एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल्स, यानी कि जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? गलत। तो अगर आपका थर्ड भी ऑप्शन गलत हो गया तो आपके पास ऑप्शन बचा एक। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है दैट फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इज़ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर 25 to 28, जो मैंने आपको बताया।
ठीक है। उसके बाद द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस, यानी कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी है। कंसाइंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज और एनी रिलीजन और नॉट टू चूज एनी रिलीजन, ठीक है। आप चाहें तो किसी रिलीजन को चूज करें, नहीं करें, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इट इंक्लूड्स जो रिलीजियस कन्वर्जन है, द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ठीक है। वो क्या है आपके पास रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, और अगर आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन शुड बी विलफुल, ठीक है। आपका जो भी कन्वर्जन है, आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, विलफुल कन्वर्जन होना चाहिए, किसी को धमका के या उसको पैसे दे के, ठीक है, वो कन्वर्जन नहीं अलाउड है। जैसे यहाँ पे लिखा हो फोर्सफुल कन्वर्जन, सो फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इज अवेलेबल नॉट जस्ट टू इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो टू द फॉरेन नेशनल्स, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स के अलावा फॉरेन नेशनल्स पर भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एप्लीकेबल है, यानी कि आप फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पर आके अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्टिकल 360 के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी वेस्टेड विद, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कौन प्रोक्लेम कर सकता है, कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो आपको पता है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अगर सिर्फ इमरजेंसी के बारे में बात किया जाए, इमरजेंसी के बारे में बात किया जाए तो इमरजेंसी हमारे यहाँ पर 3 तरह की इमरजेंसी हैं। फर्स्ट इज़ 352 दैट इज़ द नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज़ द स्टेट इमरजेंसी एंड 360 दैट इज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है अभी तक हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग आपको कुछ अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर सिर्फ मैं इमरजेंसी के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी के बारे में बात करूँ तो जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है, इमरजेंसी जो लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर वो लगी थी 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, ठीक है। तो ये इमरजेंसी लगी थी। आपको पता होना चाहिए एक अमेंडमेंट दैट इज़ द 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ये अमेंडमेंट आया था आपका 22 जुलाई को, ठीक है। यानी कि 22 जुलाई 1975 को एक अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये कह दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को डिक्लेयर करेगा तो उस इमरजेंसी का जो ग्राउंड होगा, यानी कि किस वजह से वो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसकी जांच पड़ताल यानी कि उससे क्वेश्चंस कोर्ट में नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल यानी कि किसी भी तरह की जो इमरजेंसी होगा उसका जो भी ग्राउंड है वो ग्राउंड जो होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी ने किया था अंडर द अमेंडमेंट एक्ट 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। बट इसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट में क्या कर दिया, इस जो ये प्रोविज़न था इसको नल एंड वॉइड कर दिया और ये कह दिया कि जो प्रेसिडेंट का ग्राउंड होगा, ठीक है, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है उसका जो भी ग्राउंड होगा इट विल कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो भी निर्णय लेगा वो आएगा। तो ये आपको यहाँ से 2 अमेंडमेंट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट रिपोर्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया रिपोर्ट 2021, ठीक है, वॉज पब्लिश कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2021 में पब्लिश हुई है। पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। थर्ड इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 ईयर हैज़ बीन विटनेस्ड इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें से जो सबसे स्टेटमेंट आसान है वो ये है कि जो फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होती है फॉरेस्ट की, तो वो एनुअली नहीं आती, बेसिकली वो बाई इनली आती है, ठीक है। बाई इनली का मतलब क्या है कि 2 साल में एक बार वो रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ऑप्शन 1 गलत है तो उस हिसाब से हमें इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है, तो पहला वाला तो नॉट करेक्ट है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो बेसिकली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं हुआ है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट में वो एमपी में हुआ है। मैक्सिमम इंक्रीज एमपी में नहीं हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी जो तीनों ऑप्शन हो गए वो गलत हो गए। इसमें गलत ही ऑप्शन पूछ रहा था, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर डी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और जो रिपोर्ट ये पब्लिश होती है ये कैसे होती है, ये बाई इनली होती है। बाई इनली का मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, दूसरा लिखा हुआ है कि जो इंक्रीज़ हुआ है एरिया में वो कितना हुआ है, इंक्रीज़ जो भी एरिया में हुआ है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ एरिया में हुआ है। इतना नहीं हुआ जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये चीज़ हो गई। तीसरा लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। जो मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, फॉलोड बाय द तेलंगाना। ठीक है, एंड फॉलोड बाय द उड़ीसा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना एंड देन उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो डेंस है, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है बाई एरिया, और अरुणाचल प्रदेश बाई डेंसिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको पता है कि हमने इंडिया में जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, वी हैव अडॉप्टेड दिस ऑन द लीग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पहला लिखा हुआ है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, पर वहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। यानी कि एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक अ मैन अ वुमेन और अ वुमेन अ मैन ईदर। तो ये वो भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ इतनी पावर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो मुद्दा कोर्ट में जा सकता है। तो हम उनके यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये सिमिलैरिटी तो नहीं है, तो एक नहीं हो सकता। अगर एक नहीं हो सकता मीन्स अगर हमारा ऑप्शन कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो पहली नहीं है। ठीक है, तो पहली नहीं है यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक पता होना चाहिए आपको। पहला होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, एंड द सेकेंड इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट का पूरे का हेड। स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई एक स्टेट पर्टिकुलर नहीं है, स्टेट का मतलब पूरे नेशन की बात हो रही है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब ये बोल रहा है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कि रिपब्लिक है, ठीक है ना, रिपब्लिक है। पर वहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होते हैं। मोनार्क का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे किंग है, पहले के टाइम पे क्वीन थी। तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, वो हेरिडेटरी हैं, मोनार्की है वहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, उनका इलेक्शन होता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये सिमिलैरिटी भी नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी रूल, हाँ ये बिल्कुल सही है कि यूएस मींस यूके और इंडिया दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जिसकी भी मेजॉरिटी की सत्ता होगी वो पार्टी रूल करेगी। सो उस हिसाब से क्या है, सिमिलरिटी की बारे में बात करें तो ऑप्शन जो 3 है वही क्या है, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग
कंसिडर द, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते थोड़ा सा हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले लिखा है प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। रियल कौन है, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। देन द मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, जिसकी मेजॉरिटी है वही रूल करेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, देखिए एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। अगर कहीं पर एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखिए एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो भी काम करता है। गवर्नमेंट में बोला जाए तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ये जो है पूरा ये क्या होता है, यही होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और एक और होता है, एक होता है आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है दी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होंगी, उनकी जो पावर होगी सेपरेट होगी। नेक्स्ट इज द मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक। नेक्स्ट इज द लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो होगा ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म के फीचर्स हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और द लोअर हाउस। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम्स एंड that of the India. For example, the Indian Parliament is not the sovereign body like the British Parliament. यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री के पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी कितनी ब्रिटिश के पास है। एंड ऑल्सो द इंडियन स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड दैट इज द रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैड द हेरिडेटरी हेड दैट इज द मोनार्क, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इंडियन स्टेट्स में क्या है, हेरिडेटरी हेड नहीं है, हेरिडेटरी हेड नहीं है, और ब्रिटिश में क्या है, हेरिडेटरी हेड है। इसीलिए वहाँ पर क्या है, जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। सॉवरेन पार्लियामेंट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। फिर हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड दो नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अबो आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनमें से किसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन, ठीक है। अब आपको पता है कि नीति आयोग की मैं अगर बात करूं तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब क्या प्राइम मिनिस्टर खुद का अपॉइंटमेंट करेंगे, नहीं ना, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है वाइस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हाँ बिल्कुल, वाइस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर स्पेशल इन्वाइटीज जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हाँ उनका भी करते हैं, दूसरा भी सही हो गया। थर्ड इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका अपॉइंटमेंट करते हैं सीईओ का, बिल्कुल करते हैं। कुछ समय पहले अमिताभ कांत जो थे वो नीति आयोग के क्या थे, वो सीईओ थे, दैट इज द चीफ थे, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर का। देखिए नीति आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। देखिए नीति आयोग जो है इसका कंपोजिशन किया था 2015 में किया गया था, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जो नीति आयोग है, ठीक है, इसमें कई सारी काउंसिल्स होती हैं। तो पहला होता है इसकी गवर्निंग काउंसिल्स, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर जो नीति आयोग है उसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, पहले होते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट, यानी कि जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल्स में आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब वहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेजिस्लेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर कहीं पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है लेट से, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं और पार्लियामेंट के पास पूरे राइट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है। और दिल्ली का जो निर्माण किया गया था, फॉर्मेशन किया हुआ था, वो आर्टिकल 339A के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक। तो यानी कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन कौन लोग आएंगे, पहले आएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, दैट इज विद द
स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। फिर उसके बाद आते हैं रीजनल काउंसिल्स। रीजनल काउंसिल्स में कौन कौन से लोग आएंगे? रीजनल काउंसिल्स में आपके चीफ मिनिस्टर्स आएंगे सारे स्टेट्स के, ठीक है, इंक्लूडिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और उसके बाद जो रीजनल काउंसिल्स है इसको हेड कौन करेगा? इसको जो हेड करेगा वो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल इन्वाइटीज़। स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन कौन से लोग होते हैं? जिनके पास स्पेशल टैलेंट होता है रिगार्डिंग, जैसे क्योंकि ये क्या है, जो नीति आयोग है, नीति आयोग को कहते हैं थिंक टैंक, ठीक है ना, थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है कि जो भी जिनके पास भी नॉलेज है, ठीक है ना, रिगार्डिंग दैट एरिया, ठीक है, रिगार्डिंग दैट पोर्टफोलियो, वो यहाँ पर आके अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी बुलाया जाता है। ये क्या होते हैं? अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, दिग्गज होते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं विद रिलेवेंट डोमिनेटेड नॉलेज एज स्पेसिफाइड इन्वाइटीज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बुलाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क भी होता है और पार्ट टाइम भी होता है। फुल टाइम में कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंप्राइज द एडिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, CEO, सेक्रेटरीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब स्टेटमेंट 1 के बारे में बात किया जाए तो 1 हमारा आप समझ गए, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए इतनी डिटेलिंग काफ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना समझना था कि किस किस को जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन को करेंगे, स्पेशल इन्वाइटीज़ को करेंगे और CEO करेंगे। स्पेशल इन्वाइटीज़ में कौन कौन से लोग आएंगे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और CEO दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। और ध्यान ही रखना है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये सेक्रेटरी रैंक का एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। जैसे आप IAS ऑफिसर बन गए तो वहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम आपकी जो टॉप हो सकती है, यू कैन गो अप टू द सेक्रेटरी लेवल, ठीक है। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं। आज के लिए छोटी सी वीडियो बनाते हैं, इतना देखते हैं कि कैसे इसका रिस्पॉन्स आता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चंस को, इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।